सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। यानी 25वां रोज़ गुजर चुका है और 25 रोज़ में हम ये देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर पूरे का पूरा कश्मीर इस वक्त बंद कर दिया गया है, जैम कर दिया गया है। मुतादिद गिरफ्तारियाँ होंगी जिसमें 4000 के करीब गिरफ्तारियाँ नौजवानों की हैं। हुर्रियत क़यादत को नज़रबंद कर दिया गया है, उनकी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। लेकिन अभी तक भारत का मामला ये है कि कर्फ्यू नहीं उठाया जा रहा है। दुनिया को ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन इस अंदरूनी मामले में जिस तरह से भारतीय हुकूमत और भारतीय फ़ौज बुरी तरह से लपेट में आ चुकी है, उसका अब खमियाजा उसे खुद भुगतना होगा, क्योंकि वहाँ की सियासी क़यादत को, सियासी जमातों को इजाज़त नहीं है कि वो श्रीनगर में जा सकें। और यही अमल है कि वहाँ पर अब कभी फ़ौजी खुदकुशी करते हुए नज़र आ रहे हैं, कभी इंडियन सिविल सर्विस के लोग एहतजाजन और बगावत के तौर पर इस्तीफ़ा दे रहे हैं। और भारत के मीडिया के अंदर भी दो आवाज़ें होनी शुरू हो गई हैं। एक वो जो मोदी हुकूमत की आवाज़ बनकर ये बात कर रही है कि तमाम तर चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, और दूसरा वो मीडिया है और वो थिंक टैंक्स हैं जो मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त रियासत के अंदर ये सूरत हाल चल रही है कि जमहूरियत, जो नाम नहाद जमहूरियत का लिबादा उड़े हुए इस वक्त मोदी हुकूमत है, वो इंसानी हुकूक को पामाल कर रहा है। द गार्डियन की भी रिपोर्ट जो आई उसमें भी बड़े चश्मकुशा इंकशाफात सामने आए, जहाँ पर वालिदैन अपने बच्चों को मिलने के लिए जेलों में आ रहे हैं। लंबी कतारें उनकी नज़र आ रही हैं और मुख्तलिफ जेलों के अंदर, जहाँ लखनऊ, बरेली और आगरा की जेलों में उन तमाम नौजवानों को मुंतकिल किया गया है। जहाँ पर नौजवान नहीं मिलते किसी घर में, उनके वालिद को ले जाया जा रहा है। ये सूरत हाल इस वक्त लग रही है कश्मीर के अंदर तमाम की तमाम। लेकिन इस सारे अमल में जहाँ पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, पाकिस्तान की सूरत हाल मजबूत, एक बड़ी अच्छी खबर रात गए आई कि पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजुर्बा किया है। करीब 300 किलोमीटर के करीब इसकी रेंज है और ये बहुत ही पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई कि 290 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है और 290 किलोमीटर तक मुख्तलिफ नौइयत के वॉरहेड ले जाने की बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी वो सलाहियत भी रखता है। आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ ने कामयाब तजुर्बे पर कौम को मुबारकबाद दी है। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म की मिसाइल तजुर्बा पर कौम को और टीम को मुबारकबाद दी गई है। तो ये एक बहरहाल अच्छी खबर कि पाकिस्तान का दिफा पहले भी मजबूत था और इसको मजबूत बना दिया गया। नाकाबिले तस्खीर हो रहा है कि पाकिस्तान इस किस्म के मामलात हो रहे हैं। लेकिन इस सारे अमल के अंदर एक चीज़ आपको ज़रूर समझना है कि पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, पाक भारत इस वक्त कशीदगी का मामला सरहद पर, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो रहा है, क्योंकि कश्मीर इस वक्त पूरी तरह से एक एटम बम की सूरत इख्तियार कर गया है, जिसे द गार्डियन ने लफ्ज़ आतिश फ़िशां लिखा है कि आतिश फ़िशां बन रहा है, किसी भी वक्त ये लावा फट सकता है। क्या पूरी दुनिया को इस बात का अदराक है या नहीं है? पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी चीज़ यह है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत हो, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के इदारे और अफवाज पाकिस्तान सब मिलकर कश्मीर पर यक ज़बान हैं। हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे कि क्या आज मकबूज़ आबादी की जो सूरत हाल है उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा राना अरशद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया। हम इब्तिदा में बात करेंगे कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। इस वक्त 25 रोज़ गुजर गए हैं, मोदी हुकूमत और वहाँ भारतीय अफवाज, BSF, वहाँ की पुलिस इस वक्त ज़िंदगी अजीरन किए हुआ है हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपने जो इंट्रो में कहा, मैं समझता हूँ कि हम सब का एक ही सोच और मकसद और विजन है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और जैसे बानी पाकिस्तान ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और मकबूजा कश्मीर में रहने वाले तमाम बहन भाई जो हैं वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं, और हम यहाँ पर 22 करोड़ आवाम जो हैं वो मकबूजा कश्मीरियों का नाम लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मकसद में कामयाबी से हमकिनार करे। मैं आपकी वसातत से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जवेद बाजवा साहब
और बिलखसूस DG ISPR आसिफ गफूर साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एटमी ताकत होने का शरफ दिया। मैं समझता हूँ मुदस्सिर इकबाल साहब, जब 12 मई 1998 को इंडिया ने 4 धमाके किए थे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से उस वक़्त की हुकूमत, उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर और अवाम ने जो फ़ैसला किया था 28 मई 1998 को अल्हम्दुलिल्लाह 6 धमाके मियाँ नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान की आवाम और अस्करी क़यादत ने मिलकर किए थे, जिससे पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर बन चुका है। और बिल्कुल आज अगर पाकिस्तान महफूज है, मजबूत है, तो वो आपकी दुआओं से और जो गजनवी मज़ाइल का ये कामयाब तजर्बा हुआ है, इस पर भी मैं अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से आज, क्योंकि उनकी ताबीयत नासाज थी और फैमिली मेम्बरान मिलने के लिए कोट लखपत जेल गए थे, तो आज भी उनका यही पैगाम आया है कि हम बुरहान वानी की शहादत से लेकर और उनके शुहदा के वर्सा के साथ हैं। हम मुस्लिम लीग नून जो है बतौर अपोजिशन पार्टी, अस्करी इदारे हैं, अफवाज पाकिस्तान है या स्टेट है, हम कश्मीर इशू पर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अपने अज़ली दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हर तरीके से साथ हैं। अब इशू ये है कि हकूमत को भी वो तारीख़ी किरदार अदा करना चाहिए जो पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि तकरीबन 2.25 अरब जो मुस्लिम बरादरी है वो दबागो भी हैं, वो एहतजाज भी कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ देख भी रहे हैं। और मैं मुदस्सिर इकबाल साहब आपको बिलखसूस आपके बोल TV को भी अप्रिशिएट करता हूं कि जो इस कौमी काज पर अपना कौमी फ़र्ज़ बड़ी फ़हम फ़रासत के साथ निभा रहा है। आज कौमी यकजहती की ज़रूरत है और मैं समझता हूं कि इस पर जो कश्मीरी हरियत पसंद की आदत है, बिलखसूस अली गिलानी साहब और अभी जो मिस मिसाल मलिक साहबा ने बात की, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान से पैगाम जाना है वही कश्मीरियों के लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखता है। और जो वहाँ पर इंडियन फोर्सेस 9 लाख से ज़ायद मैं समझता हूँ यही सियासी क़यादत और सियासतदानों का मत्ता नज़र होना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए और कश्मीरी अवाम के लिए, कश्मीर के लिए सबको मिलकर बात होनी है और ये सियासी क़यादत कर भी रही है। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कहा कि करीब 12 से 12:30 के दरमियान पूरी कौम जो है वो बाहर निकलेगी, एहतजाज करेगी। तो आपकी जमात या ज़ाती तौर पर राना मोहम्मद अरशद साहब वो इस अमल की हिमायत करेंगे कल कश्मीरियों के लिए कल बाहर निकला जाए? मुदस्सिर इकबाल साहब, अभी आज ही ना हमने लाहौर मार रोड पर नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट जो है एक, मैं समझता हूँ कि वो एक नज़रिया पाकिस्तान की प्रमोशन का अदारा है, वहाँ पर अदारे ने आज वहाँ पर कश्मीर कॉन्फ्रेंस की हुई थी और वहाँ पर साबका वज़ीर ख़ारजा क़ुरैशी साहब कसूरी साहब आए थे और यही बात होती रही। लेकिन वहाँ पर जो कश्मीरी नुमाइंदों ने बात की, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अब आधा घंटा एहतजाज से कश्मीर का मामला कहीं दूर जा चुका है। अब वहाँ कश्मीरी बहनें बेटियाँ तवक्कुआत रखती हैं कि वो किरदार अदा किया जाए कि कश्मीरी जो नौजवान हैं, जो 10,000 के करीब उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है, जवान बेटियों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, 25 दिन से कर्फ्यू है, खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, मेडिसिन नहीं है। वहाँ जो उनकी तवक्कुआत हैं वो कहते हैं कि ऐसा तरीका बनाया जाए कि मकबूजा कश्मीर से इंडियन फोर्सेस भागकर हमारी जान छोड़ जाएं। और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो भी कश्मीर काज के लिए कोशिश करेगा, स्ट्रगल करेगा, मैं बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन थोड़ा सा काश अगर इसी प्रोसीजर को पार्लियामेंट में ले जाते, इसी प्रोसीजर पर अगर बहस करते। अब 12 साढ़े 12 बजे आलमोस्ट जुमे की तैयारी शुरू हो जाती है कि जिन मस्जिदों में 1 बजे जमात खड़ी होती है वहाँ पर नमाजी 12:30 बजे पहुँचते हैं, 12:45 बजे। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये कहा जाता कि नमाज जुमा अदा करने के बाद हर मस्जिद में दुआ की जाती
और उसके बाद आधा घंटा जो है वो एहतजाज भी किया जाता। एक अच्छा प्रोसीजर था, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि जो कश्मीर इशू पर जो भी गवर्नमेंट के काज हैं, हम बिल्कुल समझते हैं कि ये उनका अच्छा पॉइंट है, लेकिन अब हमें इससे थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। आगे क्या जाना चाहिए? भाई आपकी खिदमत में करना चाहता हूं, क्या किरदार अदा करना आप कह रहे हैं? आगे जाना चाहिए, क्योंकि मैं जो 2 दिन पहले मैंने बात सुनी अस्करी तज्जिया नगार जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब और जनरल एजाज अवान साहब, और कल मेरे एक प्रोग्राम में मेरे साथ बड़े सीनियर ब्रिगेड के। हम बात करें कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, और पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा बात होगी और पाकिस्तान मुस्लिम नून ख़ास तौर पर इस पर बात करती रही है कि मुसलसल खसारा जो है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा वो पिछले साल में जो माली साल है उसमें रहा है। तो हम इस वक्त बात भी करें, हमारे साथ राना अशरफ साहब भी मौजूद हैं। राना साहब, आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा खसारा जो है वो इस एक साल में रखा गया है। हुकूमत वो कह रही है कि हम उस सारे अमल से निकल रहे हैं जिसमें आप पाकिस्तान के मईशत को फंसा के गए हैं, मईशत की सूरत हाल करके गए हैं, हम तो उसको निकलते निकलते में बेहतरी हो रही है और अगले 2 साल में बेहतरी हो जाएगी। मुदस्सर भाई, मैं अर्ज़ करूँगा आप थोड़ी सी जो क्या हैं अपना इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो हैं उनके ही स्पीचेस निकाल लें। ख़ुद उन्होंने फरमाया था कि वज़ीर आज़म या मुल्क के अहम वज़रा को मुल्क से बाहर जाकर अमदाद मांगते हुए और या फ़ंड्स लेते हुए शर्म आती है, और जब बाहर से ले लेते हैं तो फिर इंसान हिम्मत और जुर्रत के साथ बैरूनी दुनिया को फेस नहीं कर सकता। फिर उन्होंने फरमाया कि IMF के पास नहीं जाएंगे, ख़ुदकशी फरमा लेंगे। मैं सिर्फ यही अर्ज़ करूँगा, 31 मई 2018 को जब हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो वो तमाम रेट्स का कंपैरिजन कर लें आज के रेट्स पर कि चीनी 50 रुपये किलो थी, आज 85 रुपये किलो है। उस वक़्त जो डीज़ल था वो 76 रुपये था, आज 119 रुपये है। उस वक़्त पेट्रोल 119 रुपये है, और डीज़ल जो है, जो डीज़ल उस वक़्त 85 रुपये था, आज 134 रुपये है। और कल का और गिफ्ट दे दिया है पंजाब गवर्नमेंट ने, 35% किरायों में इजाफा कर दिया है। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, ये सब कुछ ना तजर्बेकारी का नतीजा है, और जो डॉलर उस वक्त 113 रुपये का था, आज 165 रुपये तक पहुँच चुका। आपकी स्टॉक एक्सचेंज 54,000 इंडेक्स तक थी जो 28,000 तक चले गई। और सबसे बड़ी खुशखबरी खान साहब जो कौम को दे रहे हैं कि सब्र तहम्मुल, कि जो सोना 51,000 रुपये किलो 51,000 रुपये तोला था, वो 90,200 हो चुका है। मैं समझता हूँ कि खान साहब तो ये लोगों को खुश, ये एक साल की कारकर्दगी के हवाले से आपकी मतलब रिजर्वेशन है। हम बात करेंगे, मीर मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौशियात। मीर साहब, एक साल गुजरा तो अब ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा खसारा पाकिस्तान की तारीख में वो इस हुकूमत के दौर में हुआ है। और बात भी कर रहे थे मुशीर ख़जाना, उन्होंने कहा कि टैक्स की जो सूरत हाल है, आमदन शुरू से नीचे गिर रही है और अब भी वैसी हालत है, उसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ है। एक जानिब ये कहा गया कि उसमें 10 लाख लोगों का इजाफा हो गया है, तो सूरत हाल का वही है जहां से शुरू हुई थी 2018 अगस्त में। देखिए, जो हफीज शेख ने कहा है उसका बयान हफीज शेख से आप लेंगे। मैं आपको सिर्फ एक नॉन पॉलिटिकल एक तज़िया दे सकता हूँ कि इन सब चीज़ों का सब में पहले तो ताल्लुक रुपए की डिवैल्यूएशन से है। रुपए की डिवैल्यूएशन से महंगाई हुई है, रुपए की डिवैल्यूएशन की वजह से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, रुपए की डिवैल्यूएशन की वजह से हमारे लोन्स बढ़े हैं। अमाउंट वही रहा है, मगर जब हम कन्वर्ट करके एक्सटर्नल लोन्स देना चाहते हैं और वापस करना चाहते हैं तो वो ज़ाहिर है 122-123 रुपए से अब वो 155-160 के ऊपर देने पड़ते हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट तो हमारा कम हुआ है, फिस्कल डेफिसिट हमारा थोड़ा सा, बजट डेफिसिट जो है हमारा बढ़ा है। मगर हो क्या गया है कि ऑपोजिशन और हुकूमत आपस में लड़ लड़ के सिर्फ मायूसियां फैलाते हैं आवाम के लिए।
ना आवाम को फिस्कल डेफिसिट पता है, ना करंट अकाउंट डेफिसिट पता है, ना इंपोर्ट्स पता है, ना एक्सपोर्ट्स पता है। सही। मैं ये चाहूंगा कि बैठ के अपोजिशन, माशाल्लाह इतनी स्ट्रांग अपोजिशन है, बैठ के असेंबली के अंदर कुछ तजावीज दें। अपोजिशन का काम क्या होता है? सिर्फ अपोज करना नहीं होता है, अपोजिशन का काम तजावीज देना होता है। पूरी दुनिया की ऑपोजिशन अगर हुकूमत को बुरा दिखाना चाहती है तो कहती है ये देखिए ये इस तरीके से गलत कर रहे हैं, हम इस तरीके से सही कर सकते हैं, इसकी हमारी तजवीज है। सही। तो हमारे यहाँ तो तजावीज तो दी ही नहीं जाती है। हमारे पास तो टीवी पे आके बस चीखा जाता है ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। जब नवाज शरीफ हुकूमत में थे तो इमरान खान ये कहते थे, अब इमरान खान हुकूमत में है तो नवाज शरीफ ये कह रहे हैं। कोई ऑब्जेक्टिवली नहीं देखता हमारी फाइनेंस को पाकिस्तान के अंदर। ये हमारी 6th साइकिल है इस वक्त मुदस्सिर कि हमारी इकोनॉमी बेहतर होती है, फिर हमारी इकोनॉमी बदतर होती है, फिर बेहतर होती है, फिर बदतर होती है। 6ठी साइकिल 72 ईयर्स में दुनिया के किसी मुल्क के अंदर 6 साइकिल्स नहीं हुई है इकोनॉमिक की इन 72 ईयर्स। हमें ये देखना है कि हम कौन सी सस्टेनेबल पॉलिसीज है जिसको मिस कर रहे हैं। हम वोट्स की खातिर डेवलपमेंट करते हैं, हम वोट्स की खातिर एड हॉक पॉलिसीज करते हैं, हम SROs निकालते हैं जो कि 2 महीने के बाद वापस ले लिए जाते हैं। तो हमें इनवर्डली देखना है कि हम आज जो पहुंचे हैं यहाँ पर, ये सबकी मिली भगत है, सारे सियासतदान डिक्टेटर जो गुजरे हैं। तो राइट नाउ वी हैव टू स्लोली रीबिल्ड द इकोनॉमी। अगर कोई ये समझता है कि ओवरनाइट ये इकोनॉमी सही हो जाएगी तो वो ख्वाब खरगोश में है। अच्छा मीर साहब एक चीज़, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूँगा, बैंकिंग से आपका बड़ा गहरा रिश्ता है। अब ये FBR के जो नोटिस हुए हैं बहुत ज़्यादा, उसका नतीजा ये निकला कि आज की खबर थी कि 711 अरब रुपए बैंकों से निकलवा लिए गए सिर्फ 1 महीने के अंदर। तो ये जो पॉलिसीज़ FBR की तरफ से बड़ी स्ट्रिक्ट आ रही हैं, ये खौफ नहीं है कि बैंकिंग का एक सेक्टर चल रहा है उसमें से एक ही माह में इतनी बड़ी अमाउंट निकल जाए? पुलिस आए तो चोर भागते हैं महल्ले से। हाँ या नहीं? सही। भागते हैं ना। बिल्कुल। मैंने तो कोई पैसा नहीं निकलवाया बैंक से। सही। जिसने निकलवाया है यकीनन उसको ये खौफ है कि उसने माजी में कुछ गलत किया है, वरना बैंक पे पड़ा हुआ पैसा FBR तो फ्रीज तो नहीं कर रही ना। सही। क्या हो रहा है कि बैंक से लोग पैसे निकाल रहे हैं। हम मर्ज को देखते हैं, मर्ज की वजह को नहीं देखते। ये बैंकों में भरा हुआ था बड़ी ब्लैक मनी से। तो अगर कोई जाके अपने 10 करोड़ रुपए निकाल रहा है या 25 करोड़ रुपए निकाल रहा है तो उसको ये पता है कि मेरे पास अगर FBR का नोटिस आ गया तो मैं किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकूंगा कि मैंने कैसे कमाया था। तो ये तो एक और अलार्मिंग चीज हो गई है कि हमारी इकोनॉमी ब्लैक मनी से इतनी भरी हुई है। तो ये बात तो सबसे पहले बैंक से पूछनी चाहिए हफीज शेख साहब को कि आज अगर ये निकाल रहे हैं और पिछले 10 साल से नहीं निकाला था तो इसका मतलब ये कि आप भी इनके साथ मिले हुए थे कि इनकी गलत पैसे को आप फरोग दे रहे थे डिपॉजिट रखवा कर। सही। ठीक, बिल्कुल इस पर मजीद बात करते हैं कि ये फिर होना जो FBR इस वक्त कर रहा है। राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर साहब आप भी हमारे साथ रहेगा। हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा राना अरशद साहब और मीर मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मौशियात। राना साहब, मीर साहब अभी एक बात कर रहे थे कि अपोजिशनों का जो काम होता है वो ये होता है कि पैरेलल चीज़ें देना, कि अगर हुकूमत गलत कर रही है तो तनकीद ज़रूर की जाए, लेकिन तनकीद के साथ साथ कोई हल की जानिब भी चीज़ें लाई जाएँ। तो अपोजिशन उस किरदार की जानिब क्यों नहीं बढ़ रही? जी मुदस्सिर इकबाल साहब, आपने ठीक कहा, और जो मीर मोहम्मद अली साहब ने बात की, मैं बिल्कुल उनकी बात को इंडोज बल्कि करता हूँ। और मेरा ख्याल, मैं थोड़ा सा उनकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब तकरीबन 4 माह पहले
मियाँ शाबाश साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर लंदन जाने से पहले असम्बली में कहा था कि हम इस हकूमत के साथ माशियत पर मिसाक करने के लिए तैयार हैं, जो डॉलर की उड़ान, महंगाई, बेरोज़गारी पर। और जब उन्होंने बात की, उसके बाद जब बजट पेश हुआ तो जो 19 जुलाई को बात गालबन हुई, उस पर गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब अपोजिशन लीडर तो हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। तो ये तो हमने बात की कह दिया था कि इस महंगाई को किस्म की कोई बात होनी नहीं चाहिए उनके साथ, वो तो आप वहां पर भी इख्तलाफ आपकी अपनी क़यादत में आ गया था। ओके मुदस्सर साहब, मरियम बीबी ने उस वक्त कहा था, जब अगर आपके पास जरूर फुटेज होगी, जी जी, जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा और उनके वुज़रा ने कहा कि ये हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, बल्कि नियाजी साहब ने वाशिंगटन जाते हैं तो वहाँ एनआरओ का नाम लेते हैं, 3 दिन पहले तकरीब होती है, बात होती है कश्मीर की, और खान साहब बात करते करते एनआरओ पे आ जाते हैं। गुज़ारे ये है, मैं मीर साहब की बातों को इंडोज करता हूँ, मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ भी करना चाहता हूँ कि 72 साल में हमारी गवर्नमेंट थी तो अपोजिशन धरने भी देती थी। हमने आज तक गवर्नमेंट गिराने की बात नहीं की, दूसरा साल शुरू हो चुका है, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट डिलीवर करे, गवर्नमेंट अपना काम करे। वो जो कहते थे कि हमारे पास 200 एक्सपर्टीज़ की लोग मौजूद हैं, जो कहते थे कि हम फौरी तौर पर 200 अरब डॉलर पूरी दुनिया में जो पड़ा हुआ है पाकिस्तानी को वो ले आएंगे, तो वो लाए कहाँ पे हैं? अब इशू ये है, दुश्मन का मुकाबला करना हो या मकबूजा कश्मीर की हिफाजत करनी हो या गरीब आवाम को रिलीफ देना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन में कम से कम थोड़ी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पर तो 1973 आइन के मुताबिक जो डिमांड है आइन की कि आपके बलूचिस्तान और सिंध के जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, उन पर भी हुकूमत कहती है कि नहीं, हमने अपोजिशन से बात नहीं करनी, कानून जिधर मर्जी जाए। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि हम तो आज भी कहते हैं बिल्कुल पाकिस्तान के लिए बात होनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए ये काम होना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है, वो तमाम सियासी जमातें मिलकर कर सकती। मीर साहब और मुदस्सर भाई, हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं गवर्नमेंट के साथ मिसाक पर, वो इशू हो, हाँ, अगर हुकूमत जो है, इशू हो, अगर हुकूमत जो है उसको वो एनआरओ ना करे और आपके बड़े जो हैं वो भी मिलकर वो वाकई इसके साथ आगे बढ़ पाएं। मीर साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि 1 साल में ये कहा गया कि आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतरी होगी, लेकिन इस बेहतरी के चक्कर में ये है कि जो आम चीज़ें हैं जिससे मईशत गेज हो रही होती है, पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ गई, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ गई, जिससे पैदावारी लागत बढ़ जाएगी कारोबारी लोगों के लिए। फिर साथ ही साथ सोना है जिसके रिजर्व के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो 90,000 पर पहुंच गया, अगले इसी तरह स्पीड में रहा तो वो साल सवा साल में वो 1 लाख तक पहुंच जाएगा। ये अब वो चीज़ें हैं जो मार्केट के अंदर मौजूद है। अब जिस तरह ये तेज़ी से बढ़ रही हैं, मईशत किस तरह से बेहतर हो सकती है? फिर मुदस्सिर, देखिए, सब में पहले तो मैं आपसे ये कहूं कि हम पहले दिन से इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी रहे हैं। बिल्कुल, दुनिया की कोई इकोनॉमी इंपोर्ट डिपेंडेंट रहकर अपने एक्सचेंज रेट को कंट्रोल में नहीं रख सकती। एक छोटा सा झटका फ्लक्चुएशन का, डिप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन का करेंसी में आता है तो पूरी इक्वेशन चेंज हो जाती है। जैसे किसी की तनख्वाह 50,000 रुपये महीने के हैं और एकदम खर्चे 80,000 रुपये हो जाए। हमने कभी आज तक इंटरनल इकोनॉमी को फरोग देने के लिए कोई इक़दामात लिए ही नहीं है। ये गवर्नमेंट हो या पिछली गवर्नमेंट हो, जितनी लिक्विडिटी होती थी बैंक्स की, गवर्नमेंट उसको PIBs के थ्रू बोरो कर लेती थी। हमें अब ये देखना है कि हमें इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी से कैसे निकलना है। उसके लिए सब में पहले करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है। करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए सब में पहले आपको अपनी इंपोर्ट्स को कम करना है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको कोई PhD नहीं चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर। तो वो चीज हो रही है, मगर देखिए, मैं जो अच्छी बात है उसको सराहूंगा, जो नहीं हो रहा है वो मैं उसकी निशानदेही करूंगा। करंट अकाउंट डेफिसिट आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आ रहा है, मगर अभी तक मैंने, और इंपोर्ट्स भी नीचे आ रही है, मैंने अभी तक कोई लोकल इकोनॉमी के लिए कोई ऐसे इक़दामात नहीं देखे हैं जिसके जरिए मैं ये कह सकूं कि हमारी लोकल इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी। हम
हमारी एमएनसीज जो है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, वो पाकिस्तानी कंपनी से ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती है। एक रूल बनाया हुआ है पाकिस्तान में हमने कि हम 100% डिविडेंड्स डॉलर में कन्वर्ट करके रिपैट्रिएट कर सकते हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉरेन रिजर्व लोकली खरीद कर बाहर भेजती हैं, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन रिजर्व पे भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, और दूसरी चीज लोकल इंडस्ट्री उनसे कम्पीट नहीं करती। लोकल इकोनॉमी की तो सूरत हाल हमने पिछले दिनों में ये देखा, तो और बुरी है मीर साहब। हमने देखा है कि इस वक्त जो है वो केमिकल की सूरत हाल क्या हुई। फैसलाबाद की चले एक शहर को सिर्फ मॉडल ले लेते हैं, वहाँ जिस तरह से बुरी हालत है एक मजदूर की, एक इंडस्ट्रियलिस्ट की, एक फैक्ट्री और एक मिल चलाने वाले की, तो फिर लोकल के लिए तो हुकूमत कुछ भी नहीं कर पा रही है। देखिए, ये आपके ख्याल में क्या एक साल के अंदर हम आसमान से जमीन पे आए हैं? ऑपोजिशन तो कहना चाहेगी कि बिल्कुल हम एक साल में आसमान से जमीन पर आए। देखिए, मिस्त्री के जाने से छत नहीं गिर जाती अगर छत मजबूत हो। अगर हमारी पिछली पॉलिसीज भी अच्छी होती और उससे पिछली पॉलिसीज भी अच्छी होती और उससे पिछली पॉलिसीज भी अच्छी होती, तो हाँ, इफेक्ट पड़ता, बिल्कुल पड़ता। एक गवर्नमेंट के जाने से 10% 15% का इकोनॉमिक इफेक्ट आता है, पूरी दुनिया में आता है। मगर हम छत से जमीन पर नहीं आ जाते, हमने कोई पॉलिसीज ही नहीं बनाई। अब हमारा काम है कि हम पॉलिसीज बनाएं। और मेरे भाई राना अरशद कह रहे थे कि मीसाक, देखिए हमें मीसाक की तो जरूरत ही नहीं है, ना ही उस लफ्ज की जरूरत है। आप जितनी भी सजेशन है उसको टेबल कर दें। जो मईशत की मीसाक की क्या जरूरत है? शहबाज शरीफ साहब खड़े हों, वो अपोजिशन के लीडर हैं, और वो ये कहें जी ये मुसव्वदा मैं दे रहा हूँ, ये 400 पेज का मुसव्वदा है, इसके अंदर एक्सपोर्ट्स को ऐसे बढ़ाया जा सकता है, इंपोर्ट्स को ऐसे कम किया जा सकता है, रिजर्व्स को ऐसे बढ़ाया जा सकता है, और ये मैं टेबल करवा रहा हूँ जनाब स्पीकर साहब, चाहे वो इमरान खान माने ना माने। लेकिन अपने तय जो है वो कोशिश उनको करनी चाहिए। बहरहाल ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। पीर मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में, हम कुछ बात कर लेते हैं खेल के मैदान से खबर के हवाले से। और पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड में पूरी की पूरी तब्दीलियाँ इस वक्त टीम में लाई जा रही हैं। बॉलिंग कोच नए आ रहे हैं, फील्डिंग कोच नए आ रहे हैं, और हेड कोच की भी तब्दीलियाँ हो रही हैं। लेकिन इस सारे अमल में अब आज फैसला होने की तवक्को है कि तमाम लोग आ जाएंगे। क्या मिसबाह उल हक कोच होंगे या डीन जॉन्स कोच होंगे, क्योंकि उनका भी इंटरव्यू हो गया है। मिसबाह उल हक इस वक्त के कैंप कमांडेंट के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, और बड़ी ट्रेनिंग वगैरह भी उन्होंने तमाम खिलाड़ियों के लिए करवा ली है। मोहम्मद अकरम और वकार यूनुस ये बॉलिंग कोच के लिए दोनों हॉट फेवरेट चल रहे हैं कि कौन आ सकता है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। इस वक्त एजाज़ वसीम बाकरी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, तो फिर हेड कोच के लिए कुर्रा किसका निकल रहा है? डीन जॉन्स आ रहे हैं या मिसबाह उल हक पाकिस्तान टीम के कोच होंगे? देखें, अब तक की जो अगर मैं आपको रिपोर्ट दूं तो मिसबाह फेवरेट हैं। पाकिस्तानी टीम के हेड कोच के लिए मिसबाह फेवरेट हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं। उसकी पहली वजह यह है कि मिसबाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैंप कमांडेंट पहले से मुकर्रर कर दिया है। वो इस वक्त भी कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जो पाकिस्तानी टीम का कैंप लगा है वहाँ पर खिलाड़ियों की प्रैक्टिस की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा मिसबाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी में शामिल थे। मिसबाह ने वहाँ से इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद उन्होंने आकर हेड कोच के लिए अप्लीकेशन थी। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी सोच रहा है कि कौमी क्रिकेट टीम का जो हेड कोच है वो पाकिस्तानी होना चाहिए, ताकि उसका सेलेक्टर्स के साथ और जो नीचे पाकिस्तान के अब 6 रीजन बना दिए गए हैं एसोसिएशन क्रिकेट को जो देखते हैं उनके साथ उनका राब्ता रहेगा। क्योंकि मिकी ऑर्थर और पाकिस्तान क्रिकेट के जो नीचे का जो सेटअप था उसमें एक बहुत बड़ा गैप था। यही वजह है कि मिसबाह फेवरेट हैं। अलबत्ता एक डिन जॉन्स हैं। इसके अलावा भी एक गैर मुल्की बड़ा नाम है जिसका नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिस्क्लोज नहीं कर रहा। शायद कोई सरप्राइज भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल टीम के हेड कोच के लिए मिसबाह फेवरेट हैं। बॉलिंग कोच के लिए वकार यूनुस फेवरेट हैं। आज वकार यूनुस ने भी अपना आकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कमेटी है उसको इंटरव्यू दिया। इसके अलावा आज मोहसिन हसन खान जो कि 80s के पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े सुपरस्टार थे और ओपनर बैट्समैन थे, मोहसिन खान भी आज कराची से लाहौर पहुंचे और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पैनल था उसके सामने जाकर अपना इंटरव्यू दिया है। और फिलहाल जो हमारे ज़राए हैं उनमें मिसबाह हेड कोच के लिए फेवरेट उम्मीदवार हैं। तो ये डीन जॉन्स के जिस तरह से वीडियो लिंक से हुआ है इंटरव्यू, कॉटनी वॉश की भी बात हो रही है कि उनका भी क्या इंटरव्यू हुआ है?
जी, कोर्टनी वाश भी पाकिस्तानी टीम के हेड कोच के लिए उन्होंने अप्लाई कर रखा है। आप जानते हैं कि वो भी 519 विकेटें हासिल कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, बड़ा उनका ज़बरदस्त रिकॉर्ड रहा है। लेकिन वकार यूनिस, एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, मोहम्मद अकरम जो कि इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के साथ काम कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी टीम के साबिक बॉलिंग कोच रह चुके हैं। उन्होंने कल विड्रॉ कर लिया था, वो आज इंटरव्यू देने के लिए नहीं पहुंचे हैं। अच्छा। और हमारे ज़राए ने यह कंफर्म किया है क्योंकि वकार यूनिस ज़्यादा बड़ी प्रोफाइल के हामिल थे, इसीलिए मोहम्मद अकरम ने वकार यूनिस के लिए वो स्पेस खाली कर दिया। वकार यूनिस परसों सिडनी से सीधा लाहौर पहुंचे हैं और अपनी फैमिली के साथ वो यहाँ इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। आज वो भी इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे हैं। जो इस वक्त की फॉर्मेशन बन रही है मुदस्सिर, इसमें सरप्राइज कोई भी आ सकता है, लेकिन मिसबा हेड कोच और उनके साथ वकार यूनिस बॉलिंग कोच के लिए फेवरेट उम्मीदवार हैं। चीफ सेलेक्टर्स के लिए मामलात राशिद लतीफ़ साहब के नाम आ रहा था, लेकिन उन्होंने इस बात पर डिनाई कर लिया कि चीफ सेलेक्टर के लिए मामलात नहीं है। तो अब क्या सूरत हाल होने जा रही है फिर? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऑप्शन बहुत हैं। मोहसिन खान भी चीफ सेलेक्टर की दौड़ में शामिल हैं क्योंकि वो माजी में भी चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं, माजी में हेड कोच भी रह चुके हैं। और एक चीज़ आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त नया सेटअप काम कर रहा है। वसीम खान उस सेटअप को चला रहे हैं, एहसान मानी उसके साथ हैं। ये ऐसा दौर नहीं है जहां पर आप बड़ा नाम है तो पीसीबी मीडिया तनकीद के प्रेशर में आकर आपको कोई ओहदा दे देगा, या आप टीवी पर बैठकर बोर्ड पे तनकीद करते हैं तो बोर्ड आपको खामोश करने के लिए आगे ले जाके आपको अकोमोडेट करेगा। इस वक्त वो दौर नहीं चल रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले से माइंड मेकिंग कर चुका है कि किस तरीके से सिस्टम को चलाना है। जो इस वक्त पीसीबी सेटअप को चलाना चाह रहा है, वो बहुत सारे पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो वहाँ उस लेवल तक क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल पॉलिटिक्स से पाक लोगों को लाना चाह रहे हैं। मिसबा को सामने लाने की सबसे बड़ी वजह भी यही थी क्योंकि मिसबा कभी भी नेगेटिव नहीं रहे हैं पाकिस्तान गैर मुतनाज़ किस्म के कप्तान और गैर मुतनाज़ किस्म के खिलाड़ी रहे हैं। और मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से भी मिसबा जो हैं वो खासे बेहतर खिलाड़ी साबित होंगे, बेहतर कोच साबित होंगे पाकिस्तान टीम की जानिब से, क्योंकि तीनों फॉर्मेट को लेकर भी चलना। और बहरहाल मिसबा क्योंकि हालिया भी क्रिकेट भी खेल रहे हैं और क्रिकेट खेल, तो ये बहरहाल एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कामयाबी भी होगी। बहुत शुक्रिया, एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।